Question number 41. One of my best friends have नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। हम लोग पढ़े थे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो फ्रेंड्स प्लूरल है ही, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैव हटाइए, हैज लगाइए। वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, सबों के बाद प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब लगता है। हैव तो प्लूरल है, तो सेकंड पार्ट में है, हैव हटाएंगे, हैज लगाएंगे। 42. मेनी अ पर्सन्स, ज्यादा कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, पर्सन्स नहीं होगा, पर्सन होगा, क्योंकि मेनी, सिर्फ मेनी रहता तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, या फिर मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अगर ये रहता तो मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इन सबों के बाद हम लोग प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन क्या पढ़े थे, लेकिन मेनी अ जब रहता है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो वर्ब तो सिंगुलर वॉज है ही, ये पर्सन में देखो एस लगा हुआ है, उसको हटाइए, पर्सन में से एस हट जाएगा, यानी उसको सिंगुलर बनाना है। ऐसे पर्सन बनाइए सिंगुलर, तो पर्सन हटाइए और पर्सन लिखिए। फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में आओ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? संभव वॉज रीडिंग व्हेन मिस्टर वर्मा, ये डॉट 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 है, उसमें 4 ऑप्शंस है। अराइव्ड, हैज अराइव्ड, अराइव्स, हैड अराइव्ड, भरिए कौन सा होगा? यानी मिस्टर वर्मा के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, भरो उन चारों में से। तो देखो संभव पढ़ रहा था, पास्ट फॉर्म में है, तो संभव पढ़ रहा था तो अगला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होगा, यानी अराइव्ड करोगे, यही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44. वन शुड अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी एंड आई, देखो जब सब्जेक्ट वन रहता है तो उसका पॉजिटिव केस हिज नहीं, क्या लगता है? वंस लगता है। यही पढ़े थे ना, क्योंकि वन शुड अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वन शुड अंडरस्टैंड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसी पार्ट में एरर है, हिज को हटाइए, वंस लगाइए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करोगे? ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, स्टार्टेड टू टॉक नहीं, याद करो हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ वर्ब्स है जिसके बाद अगर दूसरा वर्ब आ जाए तो ठीक उसके बाद आने वाला वर्ब V4 होता है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, एवॉइड, डिसलाइक, रिफ्यूज, पोस्टपोन, एंजॉय, प्रेफर, और भी था। तो स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद ठीक वर्ब आया तो क्या करोगे? व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग, स्टार्ट के बाद अगर वर्ब आता तो टू V1 नहीं V4 लगता है। इसी पार्ट में एरर है। नाउ 46. आई हैव स्टेड हियर सिंस 4 months. फॉर या सिंस से जब समय दिया रहता है सेंटेंस में तो कौन सा हम लोग टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव नहीं, क्या कर दोगे? आई हैव बीन स्टेइंग, आई हैव बीन स्टेइंग ऐसे करोगे, क्योंकि सिंस से समय दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47. द इलेक्ट्रिशियन वॉज नॉट रिपेयर द फैन प्रॉपरली, सो मिस्टर गुप्ता, देखो क्या कहता है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। सो जब कुछ समझ में नहीं आया कि एरर क्या है, बाय एंड लार्ज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग समझो। क्या करना चाह रहा है? द इलेक्ट्रिशियन वॉज नॉट रिपेयर द फैन प्रॉपरली, कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिशियन जो है फैन को उचित पूर्वक रिपेयर नहीं किया था, सो इसलिए मिस्टर गुप्ता हैड टू परचेज अ न्यू वन, मिस्टर गुप्ता को नया खरीदना पड़ा, ऐसा ही कुछ। अब इसमें आओ, द इलेक्ट्रिशियन वॉज नॉट रिपेयर द फैन, इलेक्ट्रिशियन फैन को रिपेयर नहीं किया था, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। काम 1 सेकंड पहले खत्म हो, हजारों वर्ष करोड़ वर्ष पहले खत्म हो, सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस तो लगा हुआ है, लेकिन ये पैसिव वॉइस लगा हुआ है, देखो वॉज प्लस V3, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस लगा हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस या किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस का यूज हम कब करते हैं? जब काम करने वाला सब्जेक्ट का पता नहीं हो, यानी वर्ब कौन कर रहा है पता नहीं होता। यहां है इलेक्ट्रिशियन रिपेयर नहीं किया था, काम क्या है? रिपेयर करने का। रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? इलेक्ट्रिशियन, यानी काम करने वाला आदमी
ये जो रिपेयर है उस काम को करने वाला आदमी यानी सब्जेक्ट का नाम तो पता है इलेक्ट्रिशियन, तो फिर ये पैसिव वॉइस क्यों यूज होगा? नो, इसी पार्ट में एरर है। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस रहेगा। कैसे होगा? ऐसे, द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रिपेयर कर दो, द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रिपेयर कर दो, यानी एक्टिव वॉइस का यूज करो। एक्टिव वॉइस में डिड प्लस नॉट प्लस भी वन होता है नेगेटिव में। तो इस पार्ट में एरर है, वॉज नॉट रिपेयर हटाइए, डिड नॉट रिपेयर लगाइए। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इट इज रितेश एंड सत्येंद्र हु डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। अभी बात हुई थी, जब हु विच दैट के ठीक बाद अगर वर्ब यूज किया गया है तो कन्फर्म बोलो कि हु विच दैट, अभी तो हु सिर्फ है, ये तीनों केस में तुम ध्यान रखना, हु विच दैट के ठीक बाद वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो तो कन्फर्म बोले ना। इस वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यहां जो यूज होगा हु विच दैट के ठीक बाद, वो किसके अनुसार होना चाहिए? हु विच दैट के ठीक पहले वाला शब्द के मुताबिक। तो हु के बाद क्या है? डिफर्स है। डिफर्स यानी ये वर्ब है, ये डिफर्स है, एस लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलिए भाई, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है तो तुम देख लो कि हु के ठीक पहले वाला प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो यहां तो इट इज रितेश एंड सत्येंद्र, ये दो आदमी है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफर्स नहीं, डिफर्स में से एस हटाओ, डिफर लिखो। ऐसे डिफर इस तरीके से लिखो, इट इज रितेश एंड सत्येंद्र हु डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये तो रितेश और सत्येंद्र है जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, मतभेद करते हैं, जो भी देखो। तो इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, इसी पार्ट में है। हु के बाद वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, उसको प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, बीइंग अ प्रेजेंट वेदर वी ऑल डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। ठीक, अब फिर वही बात जो कहते हैं, बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है? अ प्रेजेंट वेदर। जैसा ये बात की है, बीइंग के बाद के ठीक बाद जो चीज लिखा रहेगा वो कौन होगा? जिसका नाम बीइंग के पहले होगा। अगर बीइंग के पहले कुछ ना लिखा हो तो बीइंग के बाद जो चीज लिखा होगा वो कौन होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो अभी तो बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए बीइंग के बाद जो चीज लिखा हुआ होगा वो दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट यानी वी होगा। यही ग्रामर का रूल है। तो बीइंग का मतलब बीइंग का मतलब होकर या होने के नाते, प्रेजेंट वेदर का मतलब अच्छा मौसम, मनोरम मौसम। तो देखो तो जरा समझकर, बीइंग अ प्रेजेंट वेदर, सुहाना मौसम, मनोरम मौसम होने के नाते, वी ऑल डिसाइड टू गो फॉर ए पिकनिक, हम लोग डिसाइड किए पिकनिक पर जाने का। अब बीइंग के बाद लिखा हुआ है मनोरम मौसम, सुहाना मौसम। तो ये सुहाना मौसम कौन होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट वी। अब तुम जरा सोचो, वी कभी सुहाना मौसम हो सकता है? प्रेजेंट वेदर कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट में एरर करो। अब क्या करोगे? तो एरर इसमें कीजिए। ठीक है, एरर तो कर दिए, लेकिन इसका अगर करेक्ट करने के लिए, इफ यू आर आस्क्ड टू करेक्ट दिस सेंटेंस, हाउ विल वी डू दैट? अगर इसको करेक्ट करने के लिए क्या जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? करेंगे क्या? बीइंग के पहले इट लिख दीजिए, इट बीइंग अ प्रेजेंट वेदर, बाकी वी ऑल डिसाइडेड टू गो देयर। इससे क्या होगा कि बीइंग क्या हम लोग पढ़े थे? बीइंग के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वो सर्वप्रथम कौन होगा? सबसे पहले कौन होगा? इट। बीइंग के पहले जो लिखा रहेगा वो, और जैसे ही इसके पहले इट लिखेंगे, कोई शब्द लिखेगा, तो फिर इससे कनेक्शन टूट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो अब इट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सुहाना मौसम कौन होने लगेगा? इट। इट क्या है कि इंट्रोडक्टिव वर्ड है, समय के लिए, मौसम के लिए इट का यूज होता ही है। अब इट कोई मतलब दे नहीं रहा है, लेकिन अब प्रेजेंट वेदर का प्रेजेंट वेदर कौन होने लगा? इट। हाँ भाई ठीक है, इससे कनेक्शन टूट गया। तो इस तरीके से सेंटेंस हम करेक्ट कर सकते हैं। खैर अभी तो एरर इसमें करो। फिर बता, अगर मान लो कि अगर मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन लेंथ। इस समय तो काफ़ी डिटेल में समझाना भी मुश्किल है। सो इफ़ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ बीइंग, यू प्लीज यूट्यूब में जाना और बीइंग उसके बाद s.k.ll लिखना, वो सारा आ जाएगा। अदरवाइज तो चलो इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो, हैविंग डिस्कस्ड
द जजमेंट वॉज गिवन बाय द जूरी। ये पूरा लाइन ही अंडरलाइंड है। अब अगर इस पूरे अंडरलाइन पार्ट के ये सही है तब तो तुम नो इंप्रूवमेंट करो, और अगर ये सही नहीं है तो तुम देखो तो कौन सही है। हैविंग द जूरी डिस्कस्ड द जजमेंट वॉज गिवन, पहला ऑप्शन ये होगा, या फिर हैविंग डिस्कस्ड द जूरी गेव जजमेंट ये होगा, या फिर हैविंग बीन डिस्कस्ड द जूरी गेव द जजमेंट ये होगा। अगर तुम कौन होगा इनमें से? तुमको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये जो लिखा वही सही है, तो नहीं इंप्रूवमेंट करना। देखो तो सोचो। इसके पहले बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, लेट अस अंडरस्टैंड वन पॉइंट। इसके पहले की विशेष बातें हो, एक पॉइंट को जान लो। स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे हैविंग प्लस V3 कॉमा क्लाउज। तो हैविंग प्लस V3 जाकर या जाने के बाद या कोई काम होने के बाद ऐसा अर्थ देता है। उसमें ये भी हम देखे थे कि हैविंग प्लस V3 में क्या था कि हैविंग के बाद जो काम V3 है तो काम हुआ, V1 हो V2 V3 कुछ भी हो, है तो वर्ब यानी काम हुआ। तो हैविंग के बाद जो काम लिखा रहेगा वो काम कौन करेगा? जिसका नाम दूसरे क्लाउज के शुरू में हो, यानी कॉमा के बाद जिसका नाम लिखा हो वही इस काम को करेगा, हैविंग के बाद जो वर्ब लिखा है सो। तो तुमको ऐसे सेंटेंस में एरर ढूंढने या इंप्रूवमेंट बनाने में सतर्क रहना है। ये देख लो, हैविंग डिस्कस्ड यानी हैविंग के बाद डिस्कस करने का काम है। कंफर्म कर लो कि ये काम दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट कर रहा है ना, अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं तो भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हैविंग प्लस V3 अर्थ कह देता है जाकर, खाकर या जाने के बाद, खाने के बाद। चलिए करते हैं। हैविंग डिस्कस्ड, डिस्कस करने के बाद द जजमेंट वॉज गिवन बाय द जूरी, जूरी के द्वारा जजमेंट किया गया। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। फिर से सुनो, डिस्कस करने के बाद जजमेंट दिया गया जूरी के द्वारा। डिस्कस करने के बाद, ये V3 है डिस्कस करना, ये काम कौन करेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट द जजमेंट। द जजमेंट कोई काम कर ही नहीं सकता है, जज काम कर सकता है, जजमेंट कैसे काम करेगा? तो ये सेंटेंस गलत है। इंप्रूवमेंट, इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। अब तीनों चार ऑप्शन देखिए कौन होगा। हैविंग द जूरी डिस्कस्ड द जजमेंट वॉज गिवन, नहीं। हैविंग द जूरी डिस्कस नहीं। अगर यही रहता, ये हैविंग के पहले द जूरी रहता, द जूरी हैविंग डिस्कस्ड, तब तो ठीक था। लेकिन हैविंग द जूरी डिस्कस्ड ये भी नहीं होगा, नो। अब इसको देखो, हैविंग डिस्कस्ड द जूरी गेव जजमेंट। हैविंग के बाद काम क्या है? डिस्कस करना। डिस्कस करने का काम कौन किया? द जूरी। क्या द जूरी, जजों का समूह, वही डिस्कस किया? यस, वही किया। तो बिल्कुल फिट हो गया। डिस्कस करने के बाद जूरी जजमेंट दिए, एक्टिव वॉइस लगा हुआ है, यानी यही आंसर है। डिस्कस करने का काम कौन किया? द जूरी। हाँ भाई, जूरी किया। हैविंग के बाद जो काम रहता है कौन करता है? जिसका नाम दूसरा क्लाउज के शुरू में लिखा रहता है, यानी दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट रहता है। तो क्या डिस्कस करने का काम जूरी किया? यस, जूरी ही किया, जजों का समूह किया, और वही जजमेंट दिया। यानी कि ये जो है सो ये पार्ट सही है। इसको हटाएंगे, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सही ऑप्शन है जो सेंटेंस को सही बनाएगा, इस सेंटेंस को। अच्छा, इसको भी देख लो। हैविंग बीन डिस्कस्ड द जूरी गेव दिस जजमेंट। अब उसी हैविंग प्लस V3 का स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस होता है, हैविंग प्लस बीन V3। तो हैविंग बीन डिस्कस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्कस किए जाने के बाद, यानी पैसिव वॉइस हो गया हैविंग प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर का। तो पैसिव वॉइस जो हैविंग बीन डिस्कस्ड है, ये पैसिव वॉइस तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। पैसिव वॉइस कब लगाते हैं? जब काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं रहता है। तो डिस्कस करने वाला आदमी का नाम तो पता हम लोग को है ही, जूरी, तो पैसिव वॉइस रहेगा नहीं। यानी आपका यही ऑप्शन है जो यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, फिर देखो वही बीइंग वाला क्वेश्चन है। बीइंग टू डिफिकल्ट नोबडी कुड सॉल्व द पजल। ये सेंटेंस है और पूरा अंडरलाइन पार्ट है। आपको पढ़ के देखना है कि ये सही है या फिर ये रॉन्ग सेंटेंस है। अगर रॉन्ग है तो 1 2 3 4 दिया हुआ है सेंटेंसेस, कौन सा सही ऑप्शन है? आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो नहीं इंप्रूवमेंट कीजिए। देखिए,
तो हम लोग कैसे सोचना शुरू किए, बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, बीइंग टू डिफिकल्ट अभी बात किए, बीइंग के ठीक बाद जो चीज लिखा रहता है वो सबसे पहले कौन होता है, जिसका नाम बीइंग के पहले होता है। बीइंग का मतलब होकर या होने के नाते, जरा समझो, बीइंग टू डिफिकल्ट बहुत मुश्किल होने के नाते नोबडी कुड सॉल्व द पजल, कोई सॉल्व नहीं कर सका। अगर पूरे कंसेप्ट के साथ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर कंसेप्ट तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इफ समबडी डजंट नो अबाउट दिस रूल तो वो तो यही करेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने के नाते कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर सका, सब कुछ तो ठीक ही है, तो यही पसंद करना है। बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट, तो ये और बीइंग के पहले कुछ है नहीं, अगर बीइंग के पहले कुछ लिखा रहता तो ये बहुत डिफिकल्ट बहुत मुश्किल कौन होता जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हुआ रहता, अभी तो कुछ है नहीं, तो ये बहुत डिफिकल्ट कौन होने लगेगा, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट नोबडी। अब बताओ तो कि इसमें डिफिकल्ट, इस सेंटेंस में डिफिकल्ट कौन है, नोबडी है कि ये पजल पहेली के बारे में कहा जा रहा है, सोचो तो पहेली डिफिकल्ट है ना, पहली डिफिकल्ट के बारे में बात, डिफिकल्ट पहली है, तो फिर यहां पर नोबडी से सेंटेंस शुरू हुआ है तो ये डिफिकल्ट कौन होने लगेगा, नोबडी, यानी सेंटेंस गलत है। इसमें आओ, बीइंग इट टू डिफिकल्ट नोबडी, अब बीइंग के पहले इट रहता तब तो ये हो जाता इट बीइंग टू डिफिकल्ट, बीइंग के पहले अगर ये इट रहता, ये इट अगर बीइंग के पहले ऐसे रहता तब होता क्या कि भाई इससे कनेक्शन टूट जाता नोबडी से और सेंटेंस से हो जाता, लेकिन अभी तो बीइंग के बाद इट लगा हुआ है, ये भी गलत, नो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेंटेंस को सही नहीं बना रहा है। आ गया, नोबडी बीइंग डिफिकल्ट कुड सॉल्व द पजल, अब बीइंग के पहले क्या लिखा गया, बीइंग के पहले नोबडी है तो ये डिफिकल्ट कौन होने लगेगा, नोबडी, ये भी गलत, यहां पजल पहली को डिफिकल्ट करना है नोबडी को नहीं, ये भी नहीं होगा। पजल बीइंग डिफिकल्ट, पजल बीइंग डिफिकल्ट नोबडी कुड सॉल्व इट, यस, बीइंग के बाद डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और किस चीज को डिफिकल्ट होने की बात कही जा रही है, पजल को, तो बीइंग के पहले पजल लिखा हुआ है यानी पजल ही डिफिकल्ट है। अब जैसे ही बीइंग के पहले कुछ लिखा जाता है तो दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट से कनेक्शन टूट जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो ठीक ही है। हाँ, ये पहली मुश्किल होने के नाते नोबडी कुड सॉल्व इट, कोई इसे हल नहीं कर सका, यही करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द ऑप्शन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड मीनिंगफुल, जो ग्रामर के रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये सही जवाब। अब इस ऑप्शन में आओ, बीइंग टू डिफिकल्ट पजल कुड नॉट, ये बी कर दो, बी ई, बी यानी ये स्पेलिंग बी कर दो, पजल कुड नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। देखो तो क्या ये सेंटेंस सही है, तो तुम देखोगे ये भी सही है, बीइंग टू डिफिकल्ट, तो अगर इस स्पेलिंग को ठीक कर दो तो तुम देखोगे कुड नॉट बी सॉल्व, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो तुम देखोगे ये भी सेंटेंस करेक्ट है। कैसे, बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है, बीइंग के पहले, अगर बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा रहता है दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट तो बीइंग के पहले तो कुछ है नहीं, और हम लोगों को पजल को ही डिफिकल्ट बनाना है, तो बीइंग टू डिफिकल्ट पजल कुड नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन, ठीक ही है। इस सेंटेंस को पैसिव में कर दिया गया है, तो जब पैसिव में करो या एक्टिव वॉइस में करो मीनिंग तो एक ही देता है, राम आम खाता है या आम राम के द्वारा खाया जाता है, एक एक्टिव वॉइस है राम आम खाता है और एक पैसिव वॉइस है जो आम राम के द्वारा खाया जाता है। एक्टिव और पैसिव, दीज आर द टू वेज टू एक्सप्रेस द सेम मैसेज, एक ही मैसेज को देने का दो अलग अलग तरीका है, मैसेज तो सेम ही रहता है। तो अगर ये कर देते हैं बीइंग टू डिफिकल्ट पजल कुड नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन, डिफिकल्ट होने के नाते पजल को सॉल्व नहीं किया जा सका किसी के द्वारा, ये भी तो सही है, तो इसको भी करेक्ट करो। इनफैक्ट आई वांटेड टू सी कि भाई आप समझ पाते हैं या नहीं, चलिए इसको समझना अच्छे से। 52 बताइए क्या है,
कौन सा होगा? अब जैसे ही सेकंड पार्ट में देखो, वुड नॉट हैव V3, वुड नॉट हैव V3, बी का V3 क्या होता है? बिन, तो V3 लगा हुआ है, ऑप्शन में हैड वैड दिया हुआ है, तो हम समझ गए स्ट्रक्चर नंबर 11 का है। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम पास करते। इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ऐसा था। तो वुड हैव V3 है तो पीछे हैड V3 होना चाहिए। इफ यू हैड सबमिटेड, ये तो ठीक लग रहा है, तो क्या ये होगा? हैड यू सबमिटेड, क्या ये होगा? तो कहता है होने को तो ग्रामर का रूल को सेटिस्फाई ये भी कर देता है। हम लोग क्या पढ़ते? इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली या हैड यू गॉन टू दिल्ली दोनों होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन 1 2 दोनों हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, होगा ये हैडंट यू सबमिटेड। क्यों? सेम टाइम हम लोग को सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, ये भी तो देखना है। अगर तुम इसको डाल देते हो तो क्या करेगा? अगर तुम एप्लीकेशन को समय पर जमा कर देते, योर ट्रांसफर वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, तुम्हारा ट्रांसफर संभव नहीं था, नहीं होता। यही है, तो इसको भी पुट करेंगे तो वही अर्थ आएगा। तुमको यहां देखना है कि तुमको क्या चाहिए। अगर तुम समय पर एप्लीकेशन जमा कर देते, सबमिट कर देते, इसका मीनिंग चाहिए कि तुमको निगेटिव में चाहिए? अगर तुम एप्लीकेशन को समय पर जमा नहीं करते, उसका मीनिंग चाहिए। कौन सा चाहिए? एफर्मेटिव या निगेटिव? कौन सा चाहिए? तुम देखोगे निगेटिव हमको मीनिंग चाहिए, हमको, हम लोगों को नॉट भी चाहिए। ये करो, हैडंट यू सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑन टाइम योर ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा? अगर तुम समय पर एप्लीकेशन को जमा नहीं करते, तुम्हारा ट्रांसफर संभव नहीं होता। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा ऑप्शन बना रहा है इसका भी ध्यान रखना है, यानी मीनिंग का भी ध्यान रखना है। तो चूंकि निगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है, इसलिए ये सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, चलिए। इफ अभिषेक हैड मनी ही वुड श्योरली हैव हेल्प यू फाइनेंशियली। अब बताओ, व्हाट आई गेस दैट यू मस्ट हैव डन नो एरर। जो गेस करते हैं, जो व्हाट आई गेस, जो लगता है हमको कि तुम 53 में नो एरर किए होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये हो गया है, इतना याद हो गया है कि इफ के बाद हैड तो आगे वुड हैव, तो ठीक ही है। तो चलिए, इफ अभिषेक हैड मनी, हैड है, ही वुड श्योरली हैव हेल्प यू फाइनेंशियली। वुड हैव V3 है, तुम यहां देखे हैड, तो तुम समझे कि सब ये सेंटेंस सही है, इसी कारण से तुम किए होगे नो एरर। अगर आप ऐसा किए, इफ यू हैव डन लाइक दिस यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, because being oblivious of the exact rule of the structure you have solved this question. Inadvertently you got a little heedless towards one small point. आप अनजाने से एक पॉइंट की तरफ जो है के प्रति जो है सो आप बड़ा ही हिडलेस हो गए, मतलब वहां ध्यान नहीं गया आपका। अरे इफ क्या था? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, वुड हैव, वुड श्योरली हैव V3, वुड हैव V3, ठीक है। तो पीछे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इफ है, सब्जेक्ट है, हैड है, V3 कहाँ है? मनी तो नाउन है और हम लोग को चाहिए V3। तो गलती है या नहीं? इसमें एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब तुम सोचोगे क्यों एरर है, सोचोगे तो बाद में, पहले एरर क्यों है? क्योंकि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद V3, ये इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए एरर। नाउ हाउ टू करेक्ट दिस सेंटेंस? अगर इसको करेक्ट करने के लिए कहा जाए तो कैसे करोगे? इफ अभिषेक हैड मनी, ऐसे होना चाहिए। इफ अभिषेक हैड मनी, इफ अभिषेक हैड मनी। अब ये हैड कहां से करोगे? ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अभिषेक के पास पैसा होता, वो तुम्हें जरूर आर्थिक तौर से मदद करता, यही कहना चाह रहा है। अगर अभिषेक के पास पैसा होता, तो होना का, कोई चीज पास में होने का अंग्रेजी क्या होता है? हैव।
हैव या हैज होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। राहुल के पास एक कलम है, राहुल हैज अ पेन। कोई चीज पास में होने के लिए हम लोग हैव या हैज करते हैं। तो अब क्या है कि और हैव हैज जो पास में होने का मीनिंग देता है, और इसका V2 और V3 हैड होता है। तो यहां पर अगर अब इसी के पास पैसा होता, होने का अर्थ है वो चीज पास में होना, तो ये हैड तो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, और पास में होना का अंग्रेजी क्या है, हैव होता है, और हैव का V3 हैड। तब ना इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 सेटिस्फाई होगा रूल। तो इसी में एरर है। इफ अभिषेक हैड मनी ही वुड श्योरली, बाकी सबका तो यानी स्टेटमेंट है। All that I mean to say here is that you should learn and you should be very careful about all these points. This is what I want to say. कहने का मतलब है कि इन सारे पॉइंट्स पर एकदम केयरफुल रहो, काफी अटेंटिव रहो। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, यू कैन अंडरस्टैंड द नेसेसरी ऑफ द सिचुएशन विद द फैक्ट। क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं, समझो क्या कहना चाह रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड द नेसेसरी ऑफ दिस सिचुएशन विद द फैक्ट। तुम्हें समझना चाहिए इस फैक्ट से, तुम्हें समझना चाहिए इस सिचुएशन के नेसेसरी को, नहीं नेसेसिटी को, नेसेसरी नहीं नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है, ये नाउन है, नाउन है नेसेसिटी, और नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, अब आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के पहले लगता ही नहीं है, किसके पहले लगता है, नाउन के पहले। नाउन क्या होता है, नेसेसिटी। यानी नेसेसरी को हटाइए और नेसेसिटी को लगाइए यहां पर। और उतना नाउन एडजेक्टिव समझ में नहीं भी आ रहा है तो ऐसे समझो ना, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, और नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, कुछ ऐसा ही। तो तुमको सोचो तो आवश्यक तुमको चाहिए या आवश्यकता का मीनिंग चाहिए। देखो हिंदी करके देखते हैं। तुम समझ सकते हो सिचुएशन के आवश्यक को, कि ये मीनिंग सही होगा। तुम समझ सकते हो सिचुएशन के आवश्यकता को, कौन सा चाहिए, आवश्यकता को चाहिए, नाउन चाहिए। नेसेसरी को हटाइए, नेसेसिटी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, मिस्टर वर्मा डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स करना है। साउंड स्लीप बिफोर हिज वाइफ कुड कम बैक होम फ्रॉम द मार्केट, जो भी है। क्या करना चाह रहा है, ऑप्शन देखकर, टेक, टुक, हैड, क्या कहें। मिस्टर वर्मा साउंड स्लीप, गहरी नींद लिए थे, बिफोर हिज वाइफ कुड कम बैक, इसके पहले कि उनकी वाइफ वापस आ सकी। यहां देखो, इस पर ध्यान दो, बिफोर हिज वाइफ कुड कम पास्ट फॉर्म में है, यानी ये पूरी घटना पास्ट का है। अब कहना चाह रहा है, यानी पास्ट की घटना है, पास्ट में ही ऑप्शन हमको देखना होगा, यानी ये तो खत्म, ये या ये, यही तीनों देखेंगे। और कहना क्या चाह रहा है कि उनकी पत्नी के बाजार से वापस आने के पहले मिस्टर वर्मा साउंड स्लीप, गहरी नींद ले चुके थे। यानी पास्ट में दो काम हुआ, ये कुड पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में दो काम हुआ। एक, उनकी वाइफ का मार्केट से वापस आना, और मिस्टर वर्मा का साउंड स्लिप लेना। कौन काम पहले हुआ पास्ट में? पास्ट में हम लोग पढ़े थे, भूतकाल में जब दो काम हो और एक काम पहले और एक काम बाद में होने का बोध हो, तो जो काम भूतकाल में पहले हुआ उसमें हैड V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो एक मिस्टर वर्मा का साउंड स्लिप लेने का काम भूतकाल में पहले हुआ, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो टेक तो खत्म, टुक सब्जेक्ट प्लस V2, ये तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। हैड टेक ये भी नहीं हो सकता, हैड के बाद V3 आता है। हैड टेकन होता तो हो जाता है, मिस्टर वर्मा हैड टेकन, लेकिन हैड के बाद तो V3 आता है, ये भी नहीं होगा। ये जवाब होगा मिस्टर वर्मा हैड साउंड स्लिप बिफोर। क्यों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कोई चीज लेने के अर्थ में हम लोग टेक भी करते हैं और हैव भी करते हैं ना, साउंड है ना। तो लेने के अर्थ में हैव हम करेंगे। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 करेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया, हैड ऑक्सिलरी वर्ब हो गया ये वाला। और साउंड स्लिप लेना, टेक साउंड स्लिप भी कर सकते हैं और हैव साउंड स्लिप भी कर सकते हैं। जब हैव साउंड स्लिप करेंगे तो हैड के बाद हैव को हैड में बनना पड़ेगा ना, हैड, तो हैड साउंड स्लिप हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। मिस्टर वर्मा हैड साउंड स्लिप,
सब्जेक्ट हैड भी थ्री सेटिस्फाई हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, भूतकाल में ये काम पहले हुआ है तो इसमें पास्ट परफेक्ट लग गया, यानी यही ऑप्शन सही है। नाउ 56, आई एम लिविंग इन दिस हाउस एवर सिंस आई वॉज बॉर्न। मैं इस घर में रह रहा हूं जब से मैं पैदा हुआ। सिंस से कब से रह रहे हैं? इस समय, किस समय बिंदु से? आई वॉज बॉर्न, जब से मैं पैदा हुआ। तो सिंस फॉर से जब समय लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। एम को हटाइए और क्या लगाइए? हैव बीन लगाइए। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस कीजिए, इसी पार्ट में एरर है। Now look at these questions and try to solve them. See, many a time what happens that knowledge fails and common sense works. So I mean to say that whenever, even if you know a lot of rules but you don't know how to apply them, where to apply them, you cannot solve them. तो इसको प्लीज आप बनाइए, कॉमन सेंस एंड नॉलेज दोनों की मदद से बनाइए, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। फादर फेल्ट कंप्लेसेंट टू सी हिज किड रीड अटेंटिवली इन हिज रूम। समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है फादर जो है कंप्लेसेंट महसूस किए बच्चे को कमरे में पढ़ते हुए देखकर, यही कहना चाह रहा है ना। इस पर जरा ध्यान देना। फादर बच्चे को देखकर खुश हैं, कमरे में पढ़ते हुए देखकर। तो जिस शब्द में जाकर खाकर लगा रहता है और वो काम कंटिन्यूटी में रहता है, तब उसमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। याद है, वह दौड़ते हुए आया। जैसे बनाते हो सब बनाओ, केवल जिस शब्द में जाकर खाकर, जाते हुए, खाते हुए लगा रहेगा उसके इंग्लिश वर्ड में आईएनजी डाल दीजिए बस। फादर संतुष्ट है बच्चे को कमरे में पढ़ते हुए देखकर, पढ़ते हुए, पढ़ना में पढ़ते हुए आया, यही काम जारी है। रीडिंग कर दीजिए बस, यही एरर है, रीडिंग कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है? रनिंग टुवर्ड्स मी द बॉल स्लिप्ड फ्रॉम माई डॉटर्स हैंड। तो डॉटर्स हैंड है, अब इसको कीजिए। ये पूरे सेंटेंस को इंप्रूव करना है। अगर सेंटेंस पढ़ने में आपको लगता है ठीक है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर लगता है कि नहीं सेंटेंस गलत है तो बताइए। द बॉल रनिंग टुवर्ड्स मी, हाँ, स्लिप फ्रॉम माई डॉटर्स हैंड, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, कौन सा है? तीसरा है। कौन सा सेंटेंस है जो सही है? अगर ये गलत है तब अंडरलाइन पार्ट। तो तुम पहले इसको सॉल्व करने के पहले ये जान लो, जब कभी भी V4 से सेंटेंस शुरू ही होगा तो ये काम कौन करेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तुम देख लेना कि V4 से जो सेंटेंस शुरू है, ये काम जो रनिंग जो काम है, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट बॉल कर रहा है तो सही, नहीं तो गलत है। अब क्या करोगे? रनिंग टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ दौड़ते हुए। और रनिंग जब V4 से सेंटेंस शुरू करोगे तो वो कैसा रहता है? जाते हुए, खाते हुए, हाँ, और काम कंटिन्यूटी में रहता है। तो मेरी तरफ दौड़ते हुए बॉल स्लिप कर गया मेरे डॉटर के हाथ से। तो सेंटेंस शुरू हो रहा है V4 से, ये काम, दौड़ने का काम कौन करेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट द बॉल। द बॉल तो दौड़ ही नहीं सकता है, नहीं, गलत है। चलो इसमें आओ। द बॉल रनिंग टुवर्ड्स मी स्लिप्ड। अब क्या है? द बॉल रनिंग टुवर्ड्स मी स्लिप्ड फ्रॉम माई डॉटर्स हैंड। नहीं, ये भी नहीं होगा। द बॉल कैसे दौड़ेगा? वो गलत, ये भी गलत। आगे आओ। While my daughter was running towards me, she slipped the ball from her hand. ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि V4 से हम लोग सेंटेंस शुरू कर ही नहीं रहे हैं। ये पूरी बात लिखा गया। While my daughter was running towards me, जब मेरी डॉटर मेरी ओर दौड़ रही थी, she slipped the ball from her, वह जो है बॉल को गिरा दी, स्लिप कर दी। यानी ये सेंटेंस V4 से शुरू हुआ ही नहीं है, तो इस रनिंग को इससे कोई कनेक्शन नहीं। यही जवाब होगा, यही आंसर। वैसे आगे भी देख लो। माई डॉटर रनिंग टुवर्ड्स मी, शी स्लिप्ड द बॉल फ्रॉम हर हैंड। नो, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। प्रकाश एंड हिज फ्रेंड आई थिंक वुड रेदर गो आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी। इसको देखिए। अब यहां पर ध्यान दो। वुड रेदर, वुड रेदर वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे?
वुड रेदर, हैड बेटर, वुड सूनर, इन सबों के बाद वर्बन बिना टू का आता है। तो भाई यहां तो ठीक है, वुड रेदर गो, V1 बिना टू का है, ठीक है। और जब दो वर्ब का कंपैरिजन किया जाए, दो वर्ब का कंपैरिजन किया जाए, तो दूसरा वाला वर्ब देन से कनेक्ट होता है, और देन के बाद आने वाला वर्ब भी बिना टू का होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा, तो क्या बात किए थे, एक ही थे ना, एक लिख देते ना, आई वुड रेदर डाई देन बेग। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, ये तो अभी एक लिख रहे हैं, वुड रेदर, हैड बेटर, वुड सूनर, और भी था। इन सबों के बाद वर्ब कैसा आता है, बिना टू का। डाई V1 है, टू डाई नहीं लिखा हुआ है, यानी वर्बन बिना टू का ये है लिखा हुआ है। तो वुड रेदर के बाद वर्बन विदाउट टू आता है। उसके बाद जब जिस दो वर्ब्स का कंपैरिजन हो, तो वो दूसरा वर्ब जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो किस चीज से कनेक्ट होगा, देन से, THAN, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात क्या इसमें याद रखना था कि देन के बाद आने वाला वर्ब भी विदाउट टू होगा, वर्बन के पहले टू नहीं लगेगा। यहां बेग है वर्बन, इसके पहले टू नहीं लगेगा, यही बात हुई थी। अब यहां देखो ये क्या करना चाह रहा है प्रकाश, उसके दोस्त, जैसा कि मैं सोचता हूं, वो वुड रेदर गो आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। वो टीवी देखने के बजाय वो बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। किन दो वर्ब्स की कंपैरिजन हो रहा है, एक बाहर जाने का और टीवी देखने का, यही है। तो एक गो का कंपैरिजन किससे हो रहा है, वॉच से। तो ये वॉचिंग तो होगा नहीं, वॉच होगा। और दूसरा इंस्टीड ऑफ न होके देन होगा, क्योंकि वुड रेदर गो है, इसका कंपैरिजन क्या है कि वो बाहर जाने के बजाय, वो टीवी देखने के बजाय बाहर जाएगा। तो बाहर जाना और टीवी देखना, इन्हीं दोनों के बीच बात हो रही है, क्या तो तुलना हो रहा है। तो जिस शब्द का तुलना हो रहा है उस शब्द को V1 बिना टू का होना चाहिए और उसके पहले देन लगना चाहिए। तो जैसे यहां लगा हुआ है, किसमें, मरना और भीख मांगना, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा, तो एक डाई है, उसके बाद दूसरा वर्ब भीख मांगना है, तो दूसरा वर्ब जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो किस चीज से कनेक्ट होगा, देन से। तो यहां पर जो वॉच जो है उसका के पहले क्या आएगा, देन आएगा, तो इंस्टीड ऑफ को हटाइए। और दूसरी बात, देन के बाद वर्बन बिना टू का आएगा, तो इस वॉचिंग को हटाइए, वॉच कीजिए, यानी आपका सेंटेंस हो जाना चाहिए, वुड रेदर गो आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट देन वॉच टीवी। इसी पार्ट में एरर है। इफ सम ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर आप इसे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो करना क्या कि वुड रेदर, हैड बेटर टाइप करना, S.K.LALL, उसको करना, वो सारा बात आ जाएगा, उसको बच्चे से स्टडी कर लेना। दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लासरूम, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, द हैप्पियर यू आर लेसर डिजीज यू इनवाइट। इसी पार्ट में एरर है, लेसर के पहले इसके पहले दी रहेगा, एक स्ट्रक्चर है दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर दूसरा क्लॉज भी दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री शुरू होता है, पढ़े थे ना, वह जितना पाता है उतना ही चाहता है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, उस स्ट्रक्चर को देख लेना, इसी पार्ट में रहे। लेसर के पहले दी लगाइए। 62, व्हेन आई वेंट देयर राहुल मेड मी टू सिट इन दी पर्सनल, क्या करना चाह रहा है, जब मैं वहां गया राहुल मेड मी टू सिट इन हिज पर्सनल रूम, राहुल मुझे अपने पर्सनल रूम में बैठाया। तो मेक वाला स्ट्रक्चर किया गया है, क्योंकि पास्ट टेंस है तो मेक मेड बदला, तो मेक मेड के बाद तो नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्बन बिना टू का आता है मेक वाला स्ट्रक्चर में, इस टू को हटा दीजिए, मेक वाला स्ट्रक्चर याद करो। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई वेंट देयर राहुल मेड मी सीट इन हिज रूम, इस टू को हटाइए, मेक वाले स्ट्रक्चर में मेक के बाद नाउन प्रोनाउन, उसके बाद वर्बन बिना टू का आता है, तो इसको नहीं हटाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स दैट आई गिव यू।